नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण। आज मैं बाबा नागार्जुन के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बाबा नागार्जुन स्नातक प्रथम वर्ष के समान हिंदी के पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। उनकी एक कविता लगाई गई है। कविता का शीर्षक है पाषाणी। कविता पर बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि बाबा नागार्जुन के बारे में थोड़ा जान लें। बाबा नागार्जुन का असली नाम या कहें बचपन का नाम या मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। वो अलग अलग नामों से लिखते रहे हैं, यात्री से भी लिखते हैं। बाबा नागार्जुन का जन्म बिहार के तरौनी गांव में हुआ था, जो कि दरभंगा जिला के अंतर्गत आता है। सन 1910 ईस्वी में जन्मे बाबा नागार्जुन प्रगतिवादी कवियों की सूची में बड़े ही सम्मान के साथ नाम जाने जाते हैं। या ये कहें कि वो प्रगतिवादी विचारधारा के ही प्रमुख रूप से वो लेखक और कवि रहे हैं। ही इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रगतिवादी में ही वो बंद कर ही लिखे हैं। उसके इतर जाकर भी, उस चेतना से अलग जाकर भी उन्होंने अपनी कलम चलाई है। लगभग 1945 ईस्वी के आसपास सक्रिय रूप से वे साहित्य लेखन में आए। उससे शुरुआत में बाबा नागार्जुन मैथिली में लिखा करते थे। बाद में वे हिंदी के बहुत ही मशहूर कवि के रूप में चर्चित हुए। हम उनके रचना काल पे अगर ध्यान दें, उनके रचना काल की बात करें तो उनकी रचनाओं को दो भागों में बांट कर देखा जा सकता है। पहला कि वो उपन्यास साहित्य या कथा साहित्य, और दूसरा कविता। रतिनाथ की चाची, दुख मोचन, वरुण के बेटे, बलचन माँ, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। तो दूसरी तरफ युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और हजार हजार बाहों वाली आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। युगधारा इनका प्रारंभिक काव्य संकलन है। नागार्जुन ने गरीबी अभाव को स्वयं भोगा है। सामाजिक दुर्व्यवस्था, ग्रामीण जीवन की स्थिर विपन्नता तथा लाखों चेहरों की मलिनता एवं उदासी को अत्यंत समीप से देखा है। इसीलिए इनकी कविताओं में स्थितियों का सूक्ष्म रूप तीखे व्यंग के साथ अंकित होता है। ये कोरे लेखक नहीं हैं। राजनीतिक आंदोलन में शरीक होकर जेल यात्राएं भी की हैं इन्होंने। यह करोड़ों के प्रतिनिधि कवि हैं, इसीलिए इन्हें जन कवि भी कहा जाता है। आम जनता के कवि हैं। व्यंग के विविध प्रकार की छाया कविताओं में उनके व्यंग भी एक प्रकार के नहीं, हास्य, विद्रूप आदि प्राय तमाम प्रकार के व्यंग कविताएं हैं इनकी। इन्होंने कहीं कहीं सरल मार्मिक प्रकृति चित्रण भी किया है। एक तरफ राजनीतिक कविता लिखते थे तो दूसरी तरफ प्राकृतिक चेतना और प्राकृतिक चेतना और सामाजिक जो जनवादी चेतना है उसकी कविताएं होती थीं। प्रकृति में इनकी छोटी छोटी, जैसे अकाल पड़ता है तो सिर्फ अकाल में एक मनुष्य की तड़प है, जो भूख है, उसी को नहीं, उसके साथ कानी कुतिया और छिपकली, कौवे, इन सब की भी चर्चा करते हैं। कैसे वे, किस प्रकार वे प्रभावित हैं अकाल में, कैसे वे पीड़ित हैं अकाल में। ये उनकी विशेषता रही है। नागार्जुन के काव्य के आस्वाद में विविधता है और काव्य की भाषा में विविधता है। नागार्जुन का जन्म दीनहीन कृषक कुल में हुआ था और
घुमक्कड़ी वृत्ति इन्हें अपने पिता से विरासत मिली। इन्हें घुमक्कड़ भी कहा जाता है, इन्हें यात्री भी इसीलिए कहा जाता है कि बहुत घूमते थे। इनका फक्कड़पन, इनके जीवन में फक्कड़पन था। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि ये पूरे भारत भ्रमण करके उसे देखते थे, उसे परखते थे और उस पर कविताएँ लिखा करते थे। इनका एक अलग ही अपना जीवन शैली रहा। नागार्जुन के लिए जीवन का प्रत्येक कण पवित्र है और कविता का सहज स्वाभाविक अवलंब जब नेवला या मादा सुअर उनकी संवेदना को झकझोर सकती है, तो फिर थाना धमदाहा बस्ती रुपौली का प्राइमरी स्कूल मास्टर या खुदरे पैर वाला रिक्शा वाला या नंग धड़ंग छोकरा क्यों नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि दुखहरण मास्टर के बारे में जो लिखा है उन्होंने, क्या एक मास्टर की छवि को उन्होंने अपने शब्दों में एकदम पिरो दिया है। उसकी व्यथा को भी, उसकी प्रवृत्ति को भी, उसकी पीड़ा को, सब। जीवन के तलछट कहे जाने वाले गरीब गुरबों का जीवन नागार्जुन के हृदय को द्रवित कर देता है। बड़ी विफलता से नागार्जुन दैनंदिनी जीवन के कार्य व्यापारों का और गरीबी का चित्रण करते हैं। नागार्जुन को जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी बातें अपनी तरफ खींचती हैं और इन छोटी छोटी बातों से उनकी संपूर्ण जीवन दृष्टि बनती है। घर में बच्चा बीमार है और गृहिणी फटी दरी पर बैठकर चावल चून रही है, फिर बच्चे की दंतुरित मुस्कान है जो मृतक में भी डाल देगी जान जैसी कविता जो उनकी है, वो चर्चित कविता है। वो भी बस ड्राइवर की सीट के सामने उसकी बेटिया ने टांग दी है अपनी गुलाबी चूड़ियाँ जो पूरे सफ़र में ड्राइवर के साथ ही है और स्नेह पाथे है। उस चूड़ियों पे बड़ी बारीकी से उन्होंने लिखा है। नागार्जुन काव्य का एक बड़ा अंश राजनीतिक है। हिंदी में गांधी पर भी वो एक अलग प्रकार की कविता लिखते हैं। जब विक्टोरिया रानी भारत में आती है तो उस पर भी व्यंग्यात्मक लिखते हैं कि कैसे विक्टोरिया रानी के लिए सजाया गया है, मतलब पूरे देश में, और वो पालकी ढोने की बात करते हैं। इन सब कविताओं को लिखते हुए अपनी क्रांतिकारी के बारे में तो कहा जाता है कि वो कवि, जैसे वो आधुनिक कबीर कहा जा सकता है। जैसे मध्यकालीन यानी भक्ति काल के क्रांतिकारी कवियों में कबीर का नाम लिया जाता है, उसी तरह आधुनिक कवियों में क्रांतिकारी कवि के रूप में बाबा नागार्जुन को का नाम लिया जाता है। वे उसी आक्रामकता के साथ, उसी तीखे व्यंग के साथ कविता लिखते हैं जिस प्रकार के कबीर मध्यकाल में लिखा करते हैं। नागार्जुन के काव्य की यदि भाषा की बात करें तो वे सरल व लोक प्रचलित भाषा को अपनाया है। खड़ी बोली हिंदी के भाषा में, उनकी भाषा में तद्भव तथा ग्रामीण शब्दावली का खूब प्रयोग मिलता है, या ये कहें कि देशज शब्दों की भी अच्छी खासी अच्छे से प्रयोग हुआ है। उनके भाव प्रधान शैली में सशक्त और सीधी चोट करने वाले व्यंग्यकार कवि के रूप में वो हमेशा याद किए जाएंगे। जो कवि पाठ्यक्रम में लगी है वो एक पौराणिक कथा को केंद्र में रखे लिखी गई कविता, जो कि रामायण की, जाहिर सी बात है कि रामायण के तमाम छोटे छोटे कथांशों को लेकर या उनके कुछ प्रसंगों को लेकर हिंदी सहित तमाम भाषा बोली के रचनाकारों ने अपनी अपनी लेखन चलाई है। जैसे कोई राम शक्ति पूजा, कोई साकेत, जैसे मैथिली संस्कृत साकेत लिख दिए, नैयालाल सूर्यकांत त्रिपाठी ने राम की शक्ति पूजा लिख दिया। उसी तरह इन्होंने उस प्रसंग को उठाया है पौराणिक आख्यानों से, जिसमें कि अहिल्या को, अहिल्या जो कि पाषाण बन जाती है, जिससे उसका पति ऋषि गौतम जो है उसे श्राप देते हैं और वो पत्थर बन जाती है वो सुंदरी। तो जो कथा में आता है कि श्री राम के पैरों से के चरण स्पर्श से वह पाषाण हुई होती वह सुंदरी पुनः, जिसका नाम अहिल्या है, पुनः सुंदर औरत बन जाती है। इसी आख्यान को लेकर, इसी कथा को लेकर एक कविता नागार्जुन ने पाषाणी कविता लिखा है और इसके माध्यम से आधुनिक स्त्री चेतना को जागृत करने की कोशिश किया है। यानी उसे जो
देश के लगभग आज़ादी के समय, उससे कुछ ही समय पहले ये कविता लिखी गई है। यानी कि अपने अतीत के पौराणिक कथा से जोड़ते हुए